नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUBHT चैनल में। तो हम लोगों ने उसने कहा था कहानी से संबंधित सभी प्रश्नों को देख लिया है। अब इनसे संबंधित आपके प्रश्न पत्र में व्याख्याएं भी पूछी जाएंगी, ठीक है? तो आइए इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण व्याख्याएं पूछी जा सकती हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो ये कुछ 3 व्याख्याएं हैं, जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये भी बता दूंगा कि किस प्रकार से व्याख्या करनी है, ठीक है? उसी प्रकार से आप और भी व्याख्याएं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। आज पहली व्याख्या उठाएंगे, उसको हम लोग व्याख्या पूरी करेंगे और मैं बताता जाऊंगा कि क्या करना होता है प्रत्येक बिंदु में। सबसे पहले देख लेते हैं कि किसी भी कहानी है तो उसका किस भाग, किस चीज से व्याख्या पूछी जा सकती है। तो आप किसी भी कहानी को पढ़ते वक्त यह ध्यान दे लीजिएगा। से किसी भी साहित्यिक रचना में कुछ पंक्तियां ऐसी अवश्य होती हैं जो उस रचना के केंद्रीय भाव को स्पष्ट करने में अधिक मददगार होती हैं। कुछ ऐसी पंक्तियां भी होती हैं जिनमें लेखक भाव या विचार को गुम्फित रूप में प्रस्तुत करता है, जिन्हें अधिक व्याख्यायित करने की आवश्यकता होती है। ऐसी पंक्तियां भी होती हैं जो भाषा या शिल्पगत वैशिष्ट्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। इस तरह की पंक्तियों की संदर्भ सहित व्याख्या से उस विशिष्ट रचना को समझने में मदद मिलती है। ठीक है, जहाँ पे लेखक ने किसी भाषा का, जटिल भाषा का प्रयोग कर दिया हो या कहीं पे भावों या विचारों को प्रेषित किया हुआ हो, ठीक है, तो वो सभी कहानी के पोर्शन जो हैं वो व्याख्या में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए अब आपको व्याख्या कैसे पेपर में लिखनी है वो भी देखते जाइएगा। तो सबसे पहले तो इस प्रकार का एक गद्यांश आप में पूछा जाएगा, मान लीजिए, ठीक है? तो एक गद्यांश ये है, तो इसमें से शुरुआत के 2-3 वर्ड और अंतिम के 2-3 वर्ड लिख लीजिएगा आप संकेत डाल के, कि टीचर को पता चल जाए कि हाँ, व्यक्ति या जो बच्चा है जो लिख रहा है वो इस गद्यांश की व्याख्या करने जा रहा है, ठीक है? तो 4 दिन तक ... करके नसीब ना हो, ठीक है? तो इससे अब हमारा संकेत हो गया पहला बिंदु। फिर दूसरा बिंदु में आपको लिखना है संदर्भ, ठीक है? ऐसे ही हेडिंग डाल के अच्छे से लिखिएगा। प्रस्तुत गद्यांश उसने कहा था 1915 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। यदि आप ऐसे लिख देंगे तो एक प्रकार से आप फैक्ट भी अपने उत्तर में लिखे दे रहे हैं, तो इससे और अधिक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो प्रस्तुत गद्यांश उसने कहा था कहानी से उद्धृत है। इस कहानी के रचयिता प्रेमचंद पूर्व युग के प्रतिष्ठित कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, ठीक है? तो ये आपका संदर्भ हो जाएगा। आप चाहे जिस भी कहानी से पूछे आप इसी प्रकार संदर्भ लिख सकते हैं, बस कहानी का नाम और लेखक का नाम चेंज हो जाएगा। और प्रेमचंद पूर्व युग के प्रतिष्ठित कहानीकार, तो वो व्यक्ति जिस युग का होगा उस युग के हिसाब से आप लिख सकते हैं। अब आइए प्रसंग की बात, ठीक है? तो अगर हम ये पढ़ें, पूरा उद्धरण पढ़ें, तो आइए ये उद्धरण पहले पढ़ते हैं, तभी तो इसकी व्याख्या कर पाएंगे। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहरी पर मत्था टेकना नसीब न हो, ठीक है? तो अब इस पूरे व्याख्या में, इस पूरे पंक्तियों में क्या कहना चाह रहा है, क्या प्रसंग है? कहानी जब आप लोगों ने पढ़ी थी तो वहां पे क्या प्रसंग आ रहा था, ठीक है? इसमें मुख्यतः क्या कहना चाह रहा है, ठीक है? तो वो हम लोग प्रसंग में लिखते हैं कि ये प्रसंग हो जाएगा। तो अब जो ये कहाँ का प्रसंग है, जब जो हिंदुस्तानी फौज के सिपाही होते हैं वो इंग्लैंड की ओर से जर्मनी के विरुद्ध लड़ने के लिए गए होते हैं, और उसमें लहना सिंह भी होता है जो मोर्चे पर लड़ाई का इंतजार करते करते उकता गया है और चाहता है कि जल्दी लड़ाई शुरू हो ताकि इस ऊप से मुक्ति मिले। इसी उकताहट में लहना सिंह ये पंक्तियां कहता है, ठीक है? तो पूरा प्रसंग हमें समझ आ गया कि किस संदर्भ में ये पंक्तियां कहीं जा रही हैं और कौन कह रहा है, ठीक है? ये हम प्रसंग में लिख देते हैं। अब जो मेन है इसकी व्याख्या आती है, तो आइए देखते हैं। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, यहाँ से पंक्ति प्रारंभ होती है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ठीक है? तो क्योंकि ये गद्यांश है, इसकी व्याख्या बहुत ही सरल है, लेकिन ये नहीं है जो है आप वही सेम लिखते जाइए, उसका अर्थ लिखते जाइए।
और थोड़ा अपने तरफ से भी उसमें ऐड करते जाइए। लहना सिंह कहता है कि 4 दिन से एक पल को भी सो नहीं पाया। ठीक, पलक न झपी मतलब सो नहीं पाया। ठीक है, तो 4 दिन से एक पल को भी सो नहीं पाया। अगर ऐसे ही यहाँ पड़े रहे तो क्या लाभ यहाँ आने से, है ना? तो क्योंकि जिस तरह बिना दौड़े घोड़ा बिगड़ जाता है, यानी काम का नहीं रहता, उसी तरह लड़ाई के बिना सैनिक भी बिगड़ जाता है, अर्थात उसका उत्साह खत्म होने लगता है। इसलिए हमारी आदतें बिगाड़ने से अच्छा है हमें आगे बढ़ने और जर्मनों पर हमला करने का आदेश दे दिया जाए। तब आप मेरी वीरता देखिए। अगर मैं अकेला 7 जर्मन सैनिकों को मारकर न लौटूं, तो मुझे दरबार साहिब, जो अमृतसर में मंदिर है, स्वर्ण मंदिर है, ठीक, गोल्डन टेम्पल, ठीक है, उसका दर्शन करने का अवसर प्राप्त न हो, चूंकि ये पंजाब के थे और जो गुरु दरबार जो दरबार साहिब हैं, जो स्वर्ण मंदिर है, वो इनका पूज्य स्थल माना जाता है। ठीक है, तो अब जैसे इसमें एक शब्द आया है संगीन चढ़ाकर। ठीक है, तो संगीन क्या होता है? जो बंदूक में एक प्रकार के छुरा लगे होते हैं, ठीक है, लोहे के, तो उसे कहते हैं संगीन। तो वही कहता है कि बंदूक में संगीन चढ़ाकर मुझे यदि भेज दिया जाए, हुक्म मिल जाए आगे जाने का, तो फिर मैं 7 जर्मनों को अकेला मार कर ना लौटूं। तो ये ऐसे आपकी व्याख्या हो जाएगी। अब जो मेन है विशेष, ज्यादातर बच्चे संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिख के प्रश्न अपना अंत कर देते हैं उत्तर, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप लोगों को विशेष जरूर लिखना है, ठीक है, क्योंकि विशेष यदि आप नहीं लिखेंगे तो आपको यदि 5 नंबर का अंक है तो उसमें से आपको सीधा 3 अंक दिए जाएंगे, और विशेष यदि लिखे होंगे अच्छे से तब आपको हो सकता है कि 4 साढ़े 4 अंक प्राप्त हो जाए। तो आइए विशेष में अब क्या लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये कहानी किस चीज पे आधारित है, ठीक है, वो हम लोग लिख देंगे। उसके बाद अब इस कहानी में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है, उसको हम लोग लिख देंगे। और किस भाषा का इस कहानी पर प्रभाव है, इस कहानी की मुख्यतः क्या विशेषताएं आपको दिखाई दे रही हैं इस अ, इस व्याख्या में, ठीक है, वो हमें यहाँ पे लिखना होता है। जैसे मान लीजिए कोई मुहावरे का प्रयोग हो, कोई शब्द हो, संस्कृत का शब्द हो या अंग्रेजी का शब्द हो या कोई वैसे शब्द हो, ठीक है, तो ऐसे करके यदि कुछ चीजें आए, जैसे कोई प्रमुख स्थान का नाम हो जो अभी भी स्थित हो और प्रसिद्ध हो, ठीक है, तो ये सभी चीजें हम लोग इन पॉइंट वाइज विशेष के अंतर्गत लिख सकते हैं। उसने कहा था, अब जैसे पहला पॉइंट में हम लोग लिख देंगे, उसने कहा था ना केवल गुलेरी जी की वरन हिंदी साहित्य की अमूल निधि है। प्रेम, शौर्य और त्याग जैसे आदर्शों पर टिकी इस कहानी में लहना सिंह के चरित्र द्वारा भारतीय सैनिक के साहस, बुद्धिमानी और कर्तव्य परायणता को दर्शाया गया है। ठीक है, दूसरा बिंदु में हम ये लिख सकते हैं कि लहना सिंह एक सैनिक है। ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया है, तो लहना सिंह एक सैनिक है, भारतीय सैनिक है, और उसकी भाषा में देशज शब्दों, मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग अधिक होता है, और वह विशेषता हम यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही कर लीजिएगा, भारतीय किसान लिख लीजिएगा, भारतीय सैनिक लिख लीजिएगा। फिर अगले पॉइंट है, तो चूंकि ये अमृतसर पंजाब से संबंधित हैं ये लोग, तो इसीलिए इस पूरी कहानी पर पंजाबी का प्रभाव, पंजाबी भाषा का प्रभाव भी दिखता है। फिर चौथे में है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह लोकोक्ति है। ठीक है, लोकोक्ति जो हमारे समाज में चली आ रही हैं, लोकोक्तियां, लोगों के द्वारा उक्तियां, कहे जाने वाले कथन, ठीक है, तो वो है ये जो लहना सिंह के मनोभावों को प्रकट करने में पूरी तरह समर्थ है। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर, जिसे दरबार साहिब भी कहते हैं, सिखों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसकी व्याख्या भी कर लेंगे। तो इस प्रकार जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष, ये तीनों आपको हेडिंग डाल के अच्छे से लिखनी है, तो बिल्कुल आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको इसी प्रकार से संपूर्ण पाठ्यक्रम हम लोग जल्द ही खत्म कर लेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।